हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद प्रीतम चौधरी। आज के इस सेशन के अंदर हम जीएसटी, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस सीटी ग्रेजुएशन, और उसमें भी इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उससे संबंधित ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम कंसाइज तरीके से, अच्छे से, रिविजन मोड के हिसाब से, या मैं कहूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड हिसाब से जो है हम डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि जो लोग चैनल के लिए नए हैं वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दूसरों से भी शेयर कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करता है और अच्छे कंटेंट लाने के लिए, बिकॉज जितने लोग देखेंगे, व्यू करेंगे, वो अपना रिव्यू भी देंगे, अपनी राय देंगे, तो इट इज़ काइंड ऑफ की कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो अच्छा लगता है। बाकी मैं विश्वास रखती हूँ कि आपकी जो तैयारी है एकदम फुल रिवीजन मोड में चल रही है। अच्छे से रिवाइज कीजिए और बहुत अच्छा आप स्कोर कीजिए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो आने की संभावना है, तो उन्हीं पे मैंने क्या किया है, ज़्यादा फोकस किया है यहाँ पे। जीएसटी की सिफारिश सबसे पहले आपकी विजय केलकर टास्क फोर्स ने की थी 2003 में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है। जीएसटी के बारे में सबसे पहले जो है सिफारिश कहाँ पे और किसने की थी, तो वो आपकी की थी विजय केलकर टास्क फोर्स ने। ओके, 2015 में 101वां संविधान संशोधन किया गया जीएसटी के लिए। अगेन ए फैक्चुअल बट इम्पोर्टेंट फैक्ट कि जीएसटी लाने के लिए कब और कहाँ पे, 2015 में। सन कौन सा है, 2015। संविधान संशोधन कौन सा है, 101वां संशोधन, ये किया गया। और 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में ये क्या हो गया था, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको अप्रत्यक्ष कर के रूप में माना जाता है, ये आपका क्या हो गया था, लागू हो गया था। जीएसटी वस्तुओं एवं सेवाओं, पहली बात। दूसरी बात, ये तो फैक्ट्स आपको याद हो गए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ था, 101वें संविधान संशोधन के तहत। यह संविधान संशोधन कितने में हुआ था, 2015 में हुआ था। जीएसटी खुद कब से इंप्लीमेंट हुआ था, इन्फोर्स हुआ था, 1 जुलाई 2017 से। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। जीएसटी किस किस पे लागू होता है, क्या सिर्फ वस्तुओं पे होता है, क्या सिर्फ सेवाओं पे होता है, नहीं, वस्तुओं पे भी होता है और सेवाओं पे भी। सेवाएं क्या होती हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एजुकेशन, एजुकेशन इज ए सर्विस। वस्तुएं, खाने पीने की जो भी वस्तुएं, फ्रूट, सब्जियां, ये सब क्या हो गए, वस्तुएं हो गई। तो वस्तुओं पे भी लागू होता है और सेवाओं पे भी लागू होता है। सिद्धांत क्या है, यानी कि जीएसटी कौन से सिद्धांत पे काम करता है, एक राष्ट्र एक कर, यानी कि यूनिफॉर्म टैक्सेशन इन द कंट्री। एक राष्ट्र एक कर, इस सिद्धांत पे, इस मोटो पे कार्य करता है। ओके, अब जीएसटी से संबंधित कुछ इसकी जो विशेषताएं, देखिए ये जो विशेषताएं हैं ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जा सकती हैं एक साथ में ही। ओके, तो विशेषताओं में यह एक मूल्यवर्धित कर है। इस स्टेटमेंट को समझते हैं। मूल्यवर्धित कर का मतलब होता है जिस भी वस्तु के ऊपर ये लगाया जा रहा है, जैसे जैसे उस वस्तु के अंदर वैल्यू एडिशन होता जाता है। जैसे कि हम इसकी बात कर लेते हैं, जो जैकेट मैंने पहनी है। सबसे पहले इस जैकेट को बनाने के लिए वूल ले गई थी, ऊन इकट्ठा की गई, उस ऊन को प्रोसेस किया गया, और वो जो है एक रो से, यानी कि जो बिल्कुल कच्ची ऊन से कपड़ा बनाने लायक ऊन के अंदर जब उसको प्रोसेस किया गया तो उसमें वैल्यू एडिशन हुआ, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, तब उस स्टेज पे एक बार क्या लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टैक्स लगेगा। फिर उस ऊन को बुन करके धागा बनाया गया, तो ऊन से धागा बना, ये नेक्स्ट वैल्यू एडिशन हुआ। तो
तो उस जगह पे दूसरी स्टेज की मैन्युफैक्चरिंग हुई, वहां पे टैक्स लगेगा। धागे से धागे का रंग बदला गया या कुछ और उसको फाइन फॉर्म किया गया, तीसरा वैल्यू एडिशन हुआ। और फाइनली इसको क्या किया गया, कोट या ब्लेजर में कन्वर्ट किया गया, चौथा वैल्यू एडिशन हुआ। हर एक स्टेज पे उसकी कीमत के आधार पे, ऊन की कीमत 100 रुपए थी, उसके बाद में धागे की कीमत 200 रुपए है, उसके बाद में ब्लेजर की कीमत और जो है 2000 रुपए है। तो इस तरीके से जो वैल्यू बढ़ रही है उसी के अनुपात में प्रत्येक स्टेज पे टैक्स लगाया जा रहा है। इसको बोलते हैं मूल्य आधारित या मूल्य वर्धित टैक्स लगाना। समझ गए आप लोग? ओके, यह कास्केडिंग प्रभाव को हटाता है। कास्केडिंग प्रभाव का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। तो इसमें क्या होता है, वो हटता है, इसके अंदर मूल्य आधारित हो रहा है सब चीजें, टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा, उसकी कॉस्ट प्राइस पे टैक्स लग रहा है। यह एक गंतव्य आधारित है, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड कर है। यानी कि मान लीजिए एक ये ब्लेजर है, इसी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ये ब्लेजर आपका बन के आया है मध्य प्रदेश से, लेकिन इसकी जो बिक्री है वो आपकी हुई है कहाँ पे, राजस्थान में। तो ये टैक्स कहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, जीएसटी, ये जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में इस वस्तु की क्या थी, डेस्टिनेशन थी, यानी कि गंतव्य, जिस जगह पे वो वस्तु बिकेगी वहां पे वो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जीएसटी। ये जीएसटी की खासियत है, ना कि जहां से वो वस्तु बनी है। ये गंतव्य आधारित क्या है, टैक्स का कलेक्शन होता है इसमें। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। इस एग्जाम्पल से याद रखना कि वस्तु मध्य प्रदेश में बनी हो और यदि बिक रही वो राजस्थान में है तो टैक्स कलेक्शन कहाँ से होता है, राजस्थान से होता है। तो ये गंतव्य आधारित है। यह एक व्यापक कर है क्योंकि अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया गया है और जीएसटी में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यह बहुस्तरीय है, ये अभी अभी हमने देखा, अलग अलग स्तर पे ऊन के निर्माण में, धागे के निर्माण के अंदर अलग अलग स्तर पे होता है। तो ये बहुस्तरीय है। तो ये इसकी विशेषताओं को बताने वाले कुछ स्टेटमेंट हैं और ये आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपका हो सकता है कि निम्नलिखित में से जीएसटी के संबंध में गलत स्टेटमेंट है या जीएसटी के संबंध में सही स्टेटमेंट है। तो आपको ये 4-5 स्टेटमेंट हैं, इनको याद रख लेना। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं, जो गलत दिया होगा आपको उसको टिक करके आंसर बताना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जीएसटी की दरें देखिए, वर्तमान में जीएसटी जो है 5 स्लैब के अंदर 5 दरों की रेंज के अंदर काम कर रहा है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिसके अंदर 0% टैक्स लगाया गया है, कुछ के अंदर वस्तुएं और सेवाएं दोनों की मैं बात कर रही हूं, वो 5% टैक्स के दायरे में आती हैं। 12%, 18% और 28%, ये अलग अलग रेंज हैं जिनके अंदर अलग अलग क्या किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। इन सब की आपको लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि किस पे 0%, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। ये सब चीजें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अपवाद के रूप में, यानी कि जो 5 यूनिवर्सल स्लैब्स हैं, उसके अलावा कीमती पत्थर जैसे आपका पन्ना हो गया, एमरल्ड हो गया, इस प्रकार के जो कीमती पत्थर हैं उनको 0.25% की जो श्रेणी के अंदर रखा गया है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका जीएसटी काउंसिल। ओके, जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय करने वाली निर्णायक बॉडी है, काउंसिल है, जो कि जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, यही बोल दिया जाता है। हमें लगता है जीएसटी एक संविधान संशोधन में एक एक्ट के तहत आया है, तो ज्यादातर लोग सोच लेते हैं कि ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, जिसका अनुच्छेद 279 क के अंदर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल की संरचना के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें केंद्र सरकार
और राज्य सरकार दोनों की तरफ से प्रतिनिधित्व होता है। आई रिपीट, जीएसटी काउंसिल के अंदर यानी कि जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। केंद्र सरकार की ओर से जो आपके केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और वो किसके रूप में काम करते हैं, अध्यक्ष के रूप में, और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री जो हैं वो इनके क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं, वो भी रिप्रेजेंट करते हैं केंद्र सरकार को। दूसरी तरफ राज्य सरकार में राज्यों तथा विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, यानी कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के वित्त मंत्री, राजस्थान का वित्त मंत्रालय वैसे तो वर्तमान के अंदर जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो ही संभाल रहे हैं, तो राजस्थान के वित्त मंत्री अगर अलग से किसी को वित्त मंत्रालय दिया हुआ है, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, और साथ में ही केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधायिका है जैसे कि दिल्ली, जैसे कि पुडुचेरी, तो इन केंद्र शासित प्रदेशों में जिनमें विधायिका है उनमें जो वित्त मंत्री हैं वो इसके अंदर क्या होंगे, शामिल होंगे। तो फिर से एक बार हम देखते हैं फटाफट। केंद्र सरकार से वित्त मंत्री जो होते हैं वो अध्यक्ष के रूप में, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री केंद्र सरकार के, और राज्यों के वित्त मंत्री ये क्या होते हैं, इस जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं। इनका कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है, कोई भी निर्णय लिया जाता है वो मतदान द्वारा लिया जाता है, और उस मतदान के अंदर 3/4 बहुमत, कुल सदस्यों का 3/4 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से वो पास होना क्या होता है, जरूरी होता है। तो केंद्र सरकार का वोट शेयर कितना होता है, कुल 1/3, और राज्यों का जो वोट शेयर होता है वो 2/3 होता है। ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। राज्यों का प्रतिनिधित्व या राज्यों का वोट शेयर कितना होता है, 2/3, केंद्र सरकार का 1/3, और किसी भी निर्णय को जीएसटी काउंसिल के द्वारा लागू करने के लिए कम से कम कितना बहुमत चाहिए होता है, किसी भी निर्णय के लिए 3/4, वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के करें या कैसे भी, तो वो आपका बहुमत चाहिए होता है 3/4 चाहिए होता है। इसी से क्या होती है आपकी कोई निर्णय पे लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका जीएसटी प्रकार। जीएसटी देखिए मुख्य रूप से 4 प्रकार से जीएसटी को लागू किया गया है। सीजीएसटी का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी लगाई जाती है वो हो जाएगी आपकी सीजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जिन वस्तुओं और सेवाओं पे जीएसटी टैक्स लगाने का राइट दिया गया वो एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी हो जाएगा। आईजीएसटी होता है इंटर स्टेट जीएसटी, जो वस्तुएं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं उनका कलेक्शन तो गवर्नमेंट केंद्र की करती है, लेकिन उसी अनुपात में क्या कर देती है, फिर जीएसटी के द्वारा पैसा जो कलेक्ट हुआ है उसका वितरण कर देती है। और एक प्रावधान यूनियन टेरिटरीज के अंदर जीएसटी का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, उसके संबंधित प्रावधान है। ओके, एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है आपका, एक प्रकार का चालान या ट्रांजिशन पास होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आने जाने के लिए जो पास मिलता है वो ई वे। ई वे का मतलब होता है, देखिए यहां पे ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक और वे बिल, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड वे यानी कि रास्ता, उसके लिए जो बिल पास जनरेट किया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल हो गया। इसमें होता क्या है, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा, देखिए अगर 50,000 रुपए से ज्यादा की कीमत का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ले जाया जा रहा है, तो एक स्थान से मान लीजिए कि 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान इस जगह से इस जगह पे ले जाया जा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ई वे बिल जनरेट करना होगा। ये क्या होता है, नेसेसरी होता है, ताकि जो सामान के अंदर जो टैक्स की है वो टैक्स की चोरी होती है उसको रोका जा सके।
तो इसके लिए ई वे बिल होता है। इसको कहाँ से ले सकते हैं? जीएसटी पोर्टल से इसको जनरेट कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल जो कि ऑनलाइन माध्यम है जीएसटी का, वहां पे जा करके इसकी डिटेल्स डाल करके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है प्रत्येक संगठन के द्वारा, कंपनी के द्वारा, वहां से आप इसको जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं कि जीएसटी के लाभ क्या हैं। जीएसटी लागू करने के लाभ क्या हैं? ओके, देखिए, सरलीकृत हो गई है, इससे टैक्सेशन का सिस्टम सरल हो गया है। उपभोक्ता का संरक्षण और मुद्रास्फीति में क्या ही है? कमी, क्योंकि ये ओवरऑल क्या हो रहा है? इंटीग्रेटेड कंट्रोल हो रहा है, सारा केंद्र और राज्यों के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो महंगाई के अंदर क्या आई है? कमी आई है। लीकेज पर नियंत्रण, यानी कि टैक्स की जो चोरी है वो कम हो गई है। और हाल ही की अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, खबरें पढ़ रहे हैं, तो लगातार सरकार का जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। कभी 28% की दर से बढ़ रहा है, कभी 20% की, 22% की दर से। तो टैक्स की चोरी क्या हो गई है? कम हो गई है। ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो पर्यावरण को भी नुकसान कम होता है। हर तरीके से ये फायदे में जा रहा है। भ्रष्टाचार में कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि सारा काम किससे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि टैक्स नहीं लेने के बदले कुछ रिश्वत लेकर के छोड़ दिया जाता था, तो भ्रष्टाचार बढ़ता था, साथ में ही नुकसान होता था जनता को, विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं मिल पाता था। अब वो चीजें नहीं हो रही हैं। टैक्स जमा करवाना ही पड़ रहा है, सही अमाउंट में करवाना पड़ रहा है, तो भ्रष्टाचार में कमी आई है और संसाधनों में बढ़ोतरी हुई है। उपभोक्ता का संरक्षण हुआ है। कास्केडिंग के प्रभाव को क्या हटा दिया गया है? इसमें टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा है। तो कास्केडिंग का मतलब मैंने क्या बताया था? कास्केडिंग का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। तो ये इससे हट गया है। एकीकृत बाजार, क्योंकि एक राष्ट्र एक कर जो है वो इसका सिद्धांत था। सो आई होप आपकी जीएसटी से संबंधित जितनी भी क्वेरीज थी उनको शांत करने में मैं सफल रही हूँ, या आपको जो नॉलेज कन्वे करना था उसकी मैंने कोशिश की है। ये कोशिश आपको कैसी लगी है, इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। आपका फीडबैक हमेशा मेरे लिए अनमोल रहता है। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।